आज हम सफर कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की जड़ों तक, उस दौर में जिसे आदिकाल कहा जाता है। ये लगभग संवत 1050 से 1375 तक का समय है, मतलब जब हिंदी भाषा अपने शुरुआती रूप में ढल रही थी, अपभ्रंश और प्राकृत की गोद से निकलकर। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस दौर की कविताओं के कई अलग अलग रंगों को दिखाती है। कहीं गहरी आध्यात्मिकता है, तो कहीं वीरों की हुंकार है, तो कहीं आप कह सकते हैं आम लोगों के जीवन की धड़कनें सुनाई देती हैं। तो आइए उन स्रोतों में छिपे विचारों और कहानियों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं है कि शुरुआती हिंदी काव्य में कौन कौन से रूप थे, जैसे सिद्ध, जैन, रासो या लौकिक काव्य, बल्कि ये समझना भी है कि इनकी अपनी खास पहचान क्या थी, इनका महत्व क्या था। और ये देखना वाकई आकर्षक होगा कि उस समय की भाषा, समाज और सोच इन कविताओं में कैसे जीती जागती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सामान्य समझ से। ये वो समय था जब हिंदी भाषा जिसे हम आज जानते हैं वो अपभ्रंश और प्राकृत के मेल से आकार ले रही थी। कविताओं में विषय क्या थे? देवी देवताओं में आस्था से लेकर राजाओं की बहादुरी के किस्से, रोजमर्रा की जिंदगी और प्रेम श्रृंगार की बातें, मतलब सब कुछ शामिल था। हाँ, और यही विविधता, ये बहुरंगीपन ही आदिकाल की सबसे बड़ी पहचान है। सोचिए, एक तरफ सिद्धनाथ परंपरा के रहस्यवादी कवि हैं जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ जैन मुनि हैं जो नीति और सदाचार का उपदेश दे रहे हैं, फिर राजपूत राजाओं की शान में लिखी वीर गाथाएं हैं, और साथ ही लोक में रची बसी प्रेम कहानियां भी हैं। ये सब धाराएं एक साथ बह रही थीं। भाषा भी दिलचस्प थी, अपभ्रंश और प्राकृत से मिली जुली, जिसे हम प्रारंभिक हिंदी कह सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जो काव्य शैलियां यहाँ दिखती हैं, वीर रस की, भक्ति और श्रृंगार की, नीति की, उन्होंने एक तरह से देखें तो आगे चलकर हिंदी साहित्य के भव्य भवन की नींव रखी। बहुत खूब। तो सबसे पहले उन कवियों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर हिंदी के शुरुआती कवियों में गिना जाता है। मेरा मतलब है सिद्ध कवि। ये सिद्धनाथ परंपरा के संत थे, है ना? सराहपा, लुईपा, शबरप्पा जैसे नाम आते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल। सराहपा लगभग 7वीं-8वीं सदी अपने दोहा कोश के लिए प्रसिद्ध है। लुईपा 8वीं सदी की लुईपाद गीतिका मिलती है। इनके अलावा शबरप्पा, डोम्भिप्पा, कण्हप्पा जैसे कई सिद्ध हुए, और इन्हें पहला हिंदी कवि मानने के पीछे वजह है इनकी भाषा, जो अपभ्रंश से प्रभावित तो थी, लेकिन उसमें हिंदी का शुरुआती रूप दिखने लगा था, खासकर इनकी रचनाओं जैसे चर्यापद में। अच्छा, और इनकी कविताओं में खास क्या था? सिर्फ आध्यात्मिकता या कुछ और भी? देखिए, इनकी कविताओं में सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि एक तरह का सामाजिक और धार्मिक विद्रोह भी था। ये बाहरी आडंबरों, कर्म कांडों और खासकर जाति पाति के हम कट्टर विरोधी थे। ये पारंपरिक साधना पद्धतियों से हटकर सहज योग की बात करते थे, मतलब दुनिया छोड़े बिना अपने रोजमर्रा के जीवन में ही साधना। इनकी एक और खास बात थी देहवाद। ये शरीर को ही साधना का केंद्र मानते थे, उसे तिरस्कृत करने की बजाय महत्व देते थे। अच्छा, तो ये उस समय की स्थापित धार्मिक मान्यताओं से काफी अलग सोच थी फिर तो? बिल्कुल, ये एक तरह से यथास्थिति को सीधी चुनौती थी। सोचिए, उस दौर में जब कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था बहुत मजबूत थी, ये कवि कह रहे थे कि ईश्वर या परम सत्य कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने शरीर के भीतर है, और उसे पाने के लिए किसी जटिल पूजा पाठ की नहीं, बल्कि सहज ध्यान और आत्मानुभूति की जरूरत है। अहिंसा और आत्म अनुभूति पर इनका जोर था। भाषा भी देखिए, एकदम सीधी सरल लेकिन गहरी चोट करने वाली। यस। इसीलिए सिद्ध काव्य सिर्फ अध्यात्म नहीं, बल्कि देह साधना, सहज जीवन और सामाजिक बराबरी का एक शक्तिशाली संगम था। और इसने यकीनन बाद के भक्ति आंदोलन, खासकर कबीर जैसे निर्गुण संतों के लिए कह सकते हैं वैचारिक जमीन तैयार की। अच्छा, सिद्धों के इस विद्रोही और रहस्यवादी स्वर से आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण धारा थी जो नैतिक और धार्मिक उपदेशों पर केंद्रित थी, वो थी जैन काव्य। लगता है जैन कवियों ने भी इस दौर में खूब लिखा। निश्चित रूप से आदिकालीन साहित्य का एक बड़ा हिस्सा जैन कवियों की रचनाओं से भरा है। उन्होंने कई तरह के काव्य लिखे। पुराण काव्य, जिसमें रामायण महाभारत जैसी कथाओं को जैन नजरिए से दोबारा कहा गया, चरित काव्य जिसमें तीर्थंकरों और जैन साधकों के जीवन का वर्णन है, कथा काव्य और रासक काव्य भी लिखे गए। हेमचंद्र 12वीं सदी
सोम प्रभु सूरी, मानसागर जैसे कई महत्वपूर्ण कवि इस परंपरा में हुई। तो इनका मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना था, कहानियों के जरिए, है ना? हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इनका जोर कथा के माध्यम से शिक्षा पर था। चरित काव्य में वे तीर्थंकरों, सिद्धों और महान जैन संतों के जीवन की कहानियां सुनाती थीं, उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों का वर्णन करती थीं। मकसद साफ था, जैन धर्म का प्रसार करना और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे जैन मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना। जी। वे अक्सर उस समय की वास्तविक घटनाओं या सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करती थीं और फिर उनके माध्यम से जैन आदर्शों को सामने रखती थीं। और काव्य शैली कैसी थी? मतलब किस तरह लिखते थे? उन्होंने दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंदों का इस्तेमाल किया। इनकी कविताओं में जीवन मृत्यु का चक्र, कर्मों का फल, पाप पुण्य का विचार और आत्म जागृति जैसे गंभीर विषयों पर चिंतन मिलता है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, जैन कवियों का जोर ऐतिहासिक तथ्यों की हूबहू प्रस्तुति पर उतना नहीं था जितना धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने पर। वो एक तरह से समाज का मार्गदर्शन कर रही थीं। सिद्धों के रहस्यवाद और जैनों के नीतिवाद के बाद अब उस काव्य की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही तलवारों की खनक और युद्ध के मैदान याद आ जाते हैं। मेरा मतलब है रासो काव्य। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। रासो काव्य मूल रूप से वीर गाथाओं की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है और पृथ्वीराज रासो इसका शिखर माना जाता है। चंद बरदाई, जिनका समय संवत 1262 से 1299 के आसपास बताया जाता है, खुद को पृथ्वीराज चौहान के न सिर्फ दरबारी कवि बल्कि उनके युद्धों और प्रेम कथाओं का आंखों देखा हाल बताने वाला साथी बताते हैं। ये काव्य पिंगल भाषा में लिखा गया है, जो उस समय राजस्थान और आसपास के इलाकों में प्रचलित ब्रज भाषा जैसी अपभ्रंश से मिलीजुली साहित्यिक भाषा थी। अच्छा, पृथ्वीराज रासो में वीर रस तो है ही, पर श्रृंगार रस का भी काफी वर्णन है। जी हाँ बिल्कुल, वीर रस तो है ही, साथ ही श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। चंदबरदाई के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई विद्वान उन्हें हिंदी का पहला महाकवि मानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता और उसके मूल स्वरूप को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। उसमें कल्पना का अंश वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो सुना है मैंने भी। क्या पृथ्वीराज रासो के अलावा और भी महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ हैं? जरूर। बाद में नरपति नाल का बीसल देव रासो 14वीं सदी मिलता है, जो काफी लोकप्रिय हुआ। इसमें मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें वीर रस से ज्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता है। अच्छा। इसके अलावा परमाल रासो, जिसका मूल रूप शायद खो गया है, लेकिन आला खंड के रूप में उसका अंश मिलता है। हमीर रासो जैसे कई और ग्रंथ हैं जो अलग अलग राजपूत राजाओं और उनके वंशों की वीरता का बखान करते हैं। और इन रासो काव्यों की बनावट या शैली कैसी थी? छंद वगैरह कैसे थे? इनमें अक्सर दोहा, छप्पय, जो रोला और उल्लाला छंदों से मिलकर बनता है, कुंडलियां, गाथा, तोमर जैसे विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। भाषा अलंकृत होती थी, युद्ध के वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, मतलब वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण होता था। उपमाओं और अलंकारों का भरपूर प्रयोग होता था। इनमें हमें उस समय के राजनीतिक इतिहास की झलक मिलती है, युद्धों का वर्णन है, शौर्य गाथाएं हैं और प्रेम प्रसंग भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये रासो मूल रूप से शायद चारणों या भाटों द्वारा गाए जाने वाले नृत्य गीत थे, जो धीरे धीरे विकसित होकर वीर रस के प्रबंध काव्यों में बदल गए। इस परंपरा ने मध्यकाल के वीर कथा साहित्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। तो ये रासो काव्य ज्यादातर राजाओं और उनके दरबारों से जुड़े थे, लेकिन आम लोगों के जीवन, उनकी कहानियों, उनके गीतों का क्या उस दौर का ऐसा साहित्य भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और वो धारा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और समृद्ध है जिसे हम लौकिक काव्य कह सकते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है राजस्थान की बेहद प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारूरा दूहा, जिसका रचना काल 11वीं सदी के आसपास माना जाता है।
ये नरवर के राजकुमार ढोला और पूगल की राजकुमारी मारवणी मारू के बचपन में हुए विवाह, फिर सालों के विरह और आखिर में उनके अद्भुत पुनर्मिलन की अमर प्रेम कहानी है। अरे हाँ, ढोला मारू का नाम तो सुना है। क्या बात है, शायद इसके गीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ढोला मारू की कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि वो लोक देवी देवताओं की कहानियों की तरह जनमानस में बस गई। इसके गीत आज भी राजस्थान में खासकर विवाह के अवसरों पर श्रृंगार रस से भरपूर लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। इसकी भाषा ठेठ मारवाड़ी लोक भाषा है और इसमें मुख्य रूप से दोहा, जिसे वहाँ दुहा कहा जाता है, छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें उस समय के समाज, रीति रिवाजों और मानवीय भावनाओं का बहुत स्वाभाविक और यथार्थपरक चित्रण मिलता है। और ढोला मारू के अलावा मतलब और क्या था इस लोक साहित्य में? इसके अलावा भी बहुत सारा लौकिक साहित्य है। प्रेम और श्रृंगार से भरे अनगिनत दोहे, चौपाइयाँ और लोकगीत मिलते हैं। राजस्थान में कई लोक नायकों जैसे पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी की गाथाएं भी इसी लोक काव्य परंपरा का हिस्सा हैं, जिनमें वीरता के साथ साथ अलौकिक तत्व भी जुड़े होते हैं। एक और शब्द सुनने में आता है, बारहमासा। ये क्या है? बारहमासा भी लोक काव्य का ही एक रूप है। इसमें साल के 12 महीनों में प्रकृति में होने वाले बदलावों का वर्णन होता है और उन बदलावों के साथ किसी विरहणी नायिका के बढ़ते हुए विरह दुख को जोड़ा जाता है। हर महीने का मौसम उसके दुख को कैसे और गहरा कर देता है, इसका बहुत मार्मिक चित्रण होता है। स्रोत सामग्री में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से नागमती के विरह वर्णन का उदाहरण दिया गया है। हालांकि जायसी आदिकाल के बाद भक्ति काल के कवि हैं, पर उनका बारहमासा वर्णन इस परंपरा का उत्कृष्ट नमूना है। ये लौकिक रचनाएं हमें उस समय के स्थानीय रीति रिवाजों, लोक भाषा, आम जनजीवन और करवा चौथ जैसे त्योहारों की झलक देती हैं। इनमें गांव के जीवन की सादगी, सहजता और प्रेम श्रृंगार की भावनाएं खुलकर व्यक्त होती हैं। हमने सिद्धों की बात की, तो क्या नाथ परंपरा का काव्य भी इसी दौर में था? गोरखनाथ वगैरह? हाँ बिल्कुल, नाथ काव्य सिद्ध परंपरा का ही एक विकसित और कह सकते हैं सुधरा हुआ रूप माना जा सकता है। गोरखनाथ जैसे महान योगी और उनके अनुयायियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके काव्य में योग साधना, खासकर हठ योग और कुंडलिनी जागरण जैसी क्रियाओं का वर्णन मिलता है। गोरखनाथ की रचनाओं में इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, मन की शुद्धि, माया से बचने, विवेक जगाने और ब्रह्म ज्ञान पाने जैसे विषयों पर दोहे और पद शब्दी मिलते हैं। इनकी भाषा सिद्धों की तरह ही सधुक्कड़ी जम मिली जुली थी, लेकिन उसमें संस्कृत का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, ऐसा लगता है। और चारण काव्य का क्या स्थान था? ये रासों से कैसे अलग था या एक ही था? चारण काव्य भी काफी हद तक रासो काव्य जैसा ही था, क्योंकि ये भी ज्यादातर दरबारी था। राजस्थान और गुजरात में चारण जाति के कवि होते थे जो अपने आश्रयदाता राजपूत राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। इनकी भाषा भी पिंगल या डिंगल मारवाड़ी मिश्रित अपभ्रंश होती थी। इनमें भी वीरता, भक्ति और कभी-कभी श्रृंगार रस भी मिलता था। विषय वही होते थे राजाओं की प्रशस्ति, उनके वंश का गौरवगान, युद्धों का वर्णन और साथ ही सामाजिक लोक कथाएं भी। रासो और चारण काव्य में बहुत महीन फर्क है। कई बार इन्हें एक ही मान लिया जाता है। दोनों ही वीर गाथा परंपरा का हिस्सा हैं। लोक जीवन से जुड़ी व्रत कथाओं का भी जिक्र है। ये क्या था? जी हाँ, आम लोगों के धार्मिक जीवन से जुड़ी कई व्रत कथाएं भी काव्य या गेय रूप में प्रचलित थीं, जैसे विवाह से जुड़े व्रत या सावित्री व्रत की कथा। इनमें अक्सर पौराणिक चरित्रों की कहानियों के साथ साथ स्थानीय लोक विश्वास और तत्व भी घुल मिल जाते थे। स्रोत में देह बंध का जिक्र है, जिसका स्पष्ट अर्थ लगाना थोड़ा कठिन है। शायद ये सांसारिक बंधनों या लोक मान्यताओं से संबंधित हो सकता है। ये कथाएं लोक भाषा में होती थीं और आम जनता की श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती थीं। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआती जैन धार्मिक साहित्य जैसे आगम ग्रंथ मूल रूप से अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए थे, जो भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा थी। ये भी इस काल की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा थी, भले ही वो सीधे सीधे हिंदी ना हो। तो अगर हम आदिकालीन काव्य की सारी धाराओं को एक साथ रखकर देखें, तो क्या मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं? ऐसा लगता है कि कवियों का ध्यान ज्यादातर या तो अपने राजाओं की प्रशंसा पर था या फिर समाज को धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने पर। क्या इसे काफी हद तक दरबारी साहित्य कहा जा सकता है?
हाँ, एक बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से दरबारी साहित्य का है, खासकर रासो और चारण काव्य। इन कवियों को राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए वे उनकी वीरता, उनके वंश और उनके ऐश्वर्य का गुणगान करती थीं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, रासो ग्रंथों में अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक कल्पना के साथ मिलाकर पेश किया गया है। कभी-कभी तो कल्पना ऐतिहासिकता पर हावी हो जाती है, लेकिन सिर्फ दरबारी साहित्य कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके समानांतर सिद्धों और नाथों का काव्य था, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा था और किसी राजा या दरबार पर निर्भर नहीं था। इसी तरह जैन काव्य का मुख्य उद्देश्य धार्मिक नैतिक उपदेश देना था, भले ही कुछ कवि राजाओं के संपर्क में रहे हों। और लौकिक काव्य तो पूरी तरह से आम जनता के जीवन और उनकी भावनाओं से जुड़ा था। तो कुल मिलाकर आदिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां थीं। सिद्ध नाथ काव्य में अध्यात्म, रहस्यवाद और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, जैन काव्य में नीति, सदाचार और धर्म प्रचार, रासो काव्य में वीरता और श्रृंगार का मिश्रण और लौकिक काव्य में प्रेम, लोक जीवन और लोक कथाओं की अभिव्यक्ति। भाषा के स्तर पर देखें तो अपभ्रंश का गहरा प्रभाव था और पिंगल जैसी साहित्यिक शैलियों का विकास हो रहा था। ये दौर सही मायनों में आने वाले मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए एक बहुआयामी आधार भूमि तैयार कर रहा था। तो ये थी आदिकालीन हिंदी काव्य की दुनिया की एक झलक। कहाँ सिद्धों के गूढ़ पद, कहाँ जैनों के सरल उपदेश, कहाँ रासो कवियों की वीर हुंकार और कहाँ ढोला मारू जैसे प्रेम के मीठे गीत। कितना कुछ सिमटा हुआ है इस शुरुआती दौर में। इसका मतलब यही है कि हिंदी साहित्य की जड़ें कितनी गहरी, कितनी फैली हुई और कितनी विविध हैं। ये जड़ें आध्यात्मिक खोज से भी जुड़ी हैं, राज दरबारों के ठाट बाट से भी और आम इंसान के सुख दुख और प्रेम विरह से भी। गीत लगने वाली धाराएं जैसे रहस्यवादी सिद्ध और नीतिवादी जैन, या वीर गाथा गाने वाले चारण और प्रेम कहानी कहने वाले लोक कवि, ये सब एक ही समय में एक साथ मौजूद थीं और फल फूल रही थीं। ये विविधता ही इस काल की असली ताकत है। और इसी से एक जरूरी सवाल भी मन में उठता है, सोचने के लिए अंतिम विचार। हमने देखा कि रासो काव्य की शुरुआत शायद नृत्य गीतों से हुई और लौकिक साहित्य का तो बहुत बड़ा हिस्सा मौखिक यानी सुना सुराया ही रहा होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। तो जरा सोचिए, अगर किसी तरह हम उस दौर के उस विशाल मौखिक साहित्य के खजाने तक पहुंच पाते जो कभी कागज पर उतारा ही नहीं गया, तो आदिकाल के बारे में हमारी आज की समझ कितनी अलग और शायद कहीं ज्यादा मुकम्मल हो सकती थी। कौन सी अनसुनी आवाजें, कौन सी अनकही कहानियां होंगी जो इन लिखित स्रोतों की दुनिया से बाहर रह गईं।